नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बीजेपी ने अब अपनी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें अब वो लोग ज़्यादा पूछते नहीं हैं एमपीज़ को। अगर वो कोई एमपी बीजेपी के खिलाफ या उन्हें सवाल पूछते हुए ज़्यादा स्पीचेस देता है और अच्छी स्पीचेस फैक्चुअल देता है तो उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है, राघव चड्ढा और राहुल गांधी की तरह। आज उन्हीं की तरफ बाकी दो एमपीज़ जिनको अभी अभी मानसून सेशन पार्लियामेंट में से निकाल दिया गया, उनके बारे में जानेंगे और ये नया गुंडा राज पॉलिसी जो निकाली है बीजेपी ने, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वो एमपीज़ को जब ज़्यादा अच्छी स्पीचेस दे दे अगर उनके अपोजिशन में, तो उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है। अभी 2023 में आपने नोटिस किया होगा कि एक के बाद एक सारे एमपीज़ को निकाल दिया जा रहा है पार्लियामेंट में से, स्टार्टिंग विद राहुल गांधी, जिनके केस की हियरिंग में वो गिल्टी पाए गए और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। फिर उसी के बाद अभी मानसून सीजन जो चल रहा है पार्लियामेंट में लोकसभा का, उसमें भी 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जो आपके बहुत ही फेस ऑफ द आप पार्टी कह सकते हैं, जैसे कि राघव चड्ढा, सुशील कुमार रिंकू और संजय सिंह, इन तीनों को भी निकाल दिया गया। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन पे केसेस लगाए गए, पर बीजेपी के नेता जिन पे मर्डर के केसेस है, जो खुद मानते हैं कि मर्डर उन्होंने किया है, फिर भी उन्हें नहीं निकाला गया, वो आज भी एमपी है और कुछ तो टेररिस्ट भी एमपी है बीजेपी में। पहले बात करते हैं हम राहुल गांधी जी की निष्कासिता पे, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो उधर गुंडा राज पार्ट 1 में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है इन डिटेल कि क्या हुआ था उस सिनेरियो में और कैसे उनको फंसा दिया गया इस केस में और कैसे वर्ड्स का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया गया और वायरल किया गया वो वीडियो। पर थोड़ी सी शॉर्ट समरी दे देता हूँ तो उन्होंने एक अपनी 2019 की रैली में ये बोला था कि इन सारे मोदी चोर क्यों हैं। वो जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो नीरव मोदी और ललित मोदी को रिफ़र करते हुए ये बोल रहे थे, पर उसे कुछ अलग ही बना दिया गया जब मीडिया में ये बात आई तब, क्योंकि मोदी मीडिया। पर इसी स्टेटमेंट से गुजरात के बीजेपी के एमपी बहुत ज़्यादा भड़क गए, एमएलए वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और फिर उन्होंने केस कर दिया। पर बाद में उन्होंने ये भी माना कि राहुल गांधी जी का ये मतलब नहीं था। इसी डिफॉर्मेशन के केस में उन्हें गिल्टी माना गया और फिर इसी के चक्कर में उन्हें सज़ा हुई और उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। मतलब एक ऐसा होता है कि अगर कोई एमपी जो इन पार्लियामेंट अभी भी बैठता है, जो सिलेक्टेड एमपी है, अगर उस पर कोई केस चढ़ता है तो पार्लियामेंट उसे निकाल सकती है और उसी के 21 घंटे बाद उन्हें निकाल भी दिया गया जब ये गिल्टी प्रूव हुए। पर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो बाहर से लड़ेंगे। ये तो उनके केस की थी कि उन्हें कैसे 21 घंटे में ही बाहर निकाल दिया गया जैसे ही सुनवाई हुई उसके तुरंत बाद। पर अब बात करते हैं बीजेपी के ऐसे सिमिलर से नेता जिन पे मर्डर चार्जेस है और जिन्होंने लाइव एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में माना है कि उन्होंने एक मर्डर किया है। वो आज भी एमपी है और वो अभी 15 से ज़्यादा सेक्सुअल हारेसमेंट के केसेस में थे, तब भी अभी भी एमपी है, फिर भी उन्हें निष्कासित नहीं किया गया अपने एमपी के पद से। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार वो अपनी टर्म शुरू करने वाले थे, उससे पहले इलेक्शंस के टाइम पे एक स्पीच दी थी, जिसकी अभी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया था कि वो 1 साल में अपनी पार्टी तो क्या पूरे पार्लियामेंट से ऐसे लोग हटा देंगे जिन्होंने कोई भी चार्जेस उन पे होंगे पुलिस के, कोई भी करप्शन के केसेस, कोई भी मर्डर केसेस, अगर ऐसे लोग उनके पार्टी में क्या पार्लियामेंट में नहीं रहने देंगे। उन्होंने ये क्लेम किया था, जबकि एक टेररिस्ट को मदद करने वाला और एक आदमी जिसने 15 वीमेन को, जो कि रेसलिंग चैंपियंस थी, जिन्होंने ओलंपिक में हमको रिप्रेजेंट किया था, उनको सेक्सुअली हरेस किया, उसके बाद भी ये सफाई की है उन्होंने और फिर भी वो एमपी है, फिर भी निष्कासित नहीं हुआ। राहुल गांधी सिर्फ एक छोटे से केस पे निष्कासित कर दिए गए। आपने अभी तक सही नाम गैस किया होगा, इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जिनका एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ। बृजभूषण शरण सिंह इज़ अ इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कसेरीगंज एज द मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड ही इज़ करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो आदमी एक मर्डर करता है, वो एडमिट भी करता है, एक तो वो भूला गोबरा है और उसके बाद वो एमपी भी है, जिसे अभी तक निष्कासित नहीं किया गया, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ऐसों को नहीं निकालता है पार्लियामेंट, पता नहीं क्यों। आपने सुना कि मैंने उन पे मर्डर चार्जेस की अभी एक क्लिप भी दिखाई आपको। ये क्लिप तो अभी स्क्रैच भी नहीं किया इनके सरफेस को, क्योंकि अब आगे सुनिए। उन्होंने एक द वायर में इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द मूवमेंट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द एरिया टू बी अरेस्टेड बाय मुलायम सिंह। ही वॉज ऑल्सो चार्ज विथ टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ विथ दाऊद इब्राहिम इन 1993। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को मदद की थी, फिर भी आज एमपी है। और रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन जो होते हुए भी उन्होंने 15 बार सेक्सुअल हरेसमेंट्स किए, फिर भी उन्हें एमपी के पद से नहीं निकाला जाता। अब इन सारे केसेस को देखते ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट को मर्डरर्स और टेररिस्ट की इतनी क्या ज़रूरत है कि ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स जो सवाल उठाते हैं अदानी पे, उसी टाइम पे उन्हें निकाल दिया जाता है और उसी टाइम पे उस केस की हियरिंग भी आ जाती है। पर अभी ऑपोजिशन से दूसरी पार्टी पे आते हैं। आपके नेता राघव चड्ढा को भी अभी सस्पेंड कर दिया गया था मानसून सीजन में से, क्योंकि उसी के ताज्जुब की बात यह है देखने वाली कि उसी के 6 घंटे पहले उन्होंने एक बहुत सही सवाल पूछा था दिल्ली बिल पे, जिस पे अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से कि दिल्ली बिल की पूरी क्या चर्चा थी। पर दिल्ली बिल पे उन्होंने एक बहुत सही भाषण दिया और सवाल पूछा कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का ओहदा क्यों नहीं दिया जा रहा, और उसी के 6 घंटे बाद उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। इसे गुंडा राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अभी तो आपने सुना, ये मैंने कंपैरिजन किया कि राहुल गांधी का एक छोटा सा केस जिसमें उन्हें एक 2-3 साल की सज़ा होनी थी या फिर एक फ़ाइन लगना था, जिसमें बस उन्हें डिफॉर्मेशन का केस था, जो कि एक पॉलिटिशियन की स्पीचेस को अगर मिस इंटरप्रेट किया जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी पे भी लग सकता है, उनकी स्पीचेस पे भी, क्योंकि उन्होंने ही एक बार सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। पर उस पर ना आए तो अगर बीजेपी के एमपी जो कि दाऊद इब्राहिम को मदद कर सकते हैं, ऐसे लोग अगर पार्लियामेंट में चल सकते हैं, तो उनकी राहुल गांधी की अमेठी की सीट क्यों ले ली गई इनके पास से।
मैं आपको बताता हूँ कि राघव चड्ढा को कि सस्पेंड कर दिया गया जिस मानसून सेशन में से, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दिल्ली बिल पे जब डिस्कशन शुरू हुआ और दिल्ली बिल जो अभी 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 पास भी हो गया था राज्यसभा से उसी दिन, पर उससे पहले एक डिस्कशन चलती है। जनरली ओपोजिशन के सारे ही एमपी अपना सुझाव देते हैं बिल के पास होने से पहले, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी कोई बिल पास कर रही है तो उसकी मेजोरिटी होती है उस बिल में। इसीलिए बाकी के सारे एमपी जो अपोजिशन पार्टी से होते हैं वो सुझाव देते हैं अपने बिल को पास होने से पहले। अब इसी तरह राघव चड्ढा ने भी सुझाव दिया कि दिल्ली बिल पास ना किया जाए और उसके बारे में कुछ बताया, और आखिरी में ये प्रपोज किया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए जिसमें ये सारे सुझाव जो एमपीस दे रहे हैं, अगर वो बिल पास हो रहा है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो बिल में कुछ सुझाव और अच्छे से पूरा जांच पड़ताल के बाद ही वो पास हो। अब उसी कमेटी में उन्होंने 5 लोगों के नाम दिए, जिन 5 लोगों के में से 3 बीजेपी में से थे। अब इन 3 बीजेपी के एमपीस ने राघव चड्ढा पे ही ये नोशन पास करवा दिया कि उन्होंने फर्जी तरीके से उनकी साइन लिए, और उसी फर्जी तरीके से साइन लेके उन्होंने ये नाम प्रपोज किए उस कमेटी को बनाने के लिए, जो कि पूरा झूठ कह रहे थे कि ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। राघव चड्ढा ने कहा था कि ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि साइन की कोई कॉलम ही नहीं थी, साइन लेनी ही नहीं थी। वो तो बस उन्होंने 5 नाम प्रपोज किए थे कि ऐसी कोई कमेटी बननी चाहिए। अब जब राघव चड्ढा जी ये पास करवा रहे थे, मतलब ये बिल के बारे में बता रहे थे और ये कमेटी के बारे में मेंशन किया कि ऐसी 5 लोगों की कमेटी बननी चाहिए, तब उन्होंने वो 5 नाम बताए जिनको वो इंक्लूड करना चाहते थे इस कमेटी में, और साथ में अलग अलग बताना चाहते थे कि कौन से सुझाव हो सकते हैं जो ये बिल इम्प्लीमेंट होने से पहले इस बिल में डाले जाए, जो अपोजिशन के एमपी बताएंगे। पर ये जिस 5 लोगों के नाम मेंशन किए गए 5 एमपीज़ के, उन्हीं की तरफ से बोलते हुए अमित शाह जी बीच में बोले कि ये 5 एमपी से बिल्कुल नहीं पूछा गया था पहले कि उन्हें किसी ऐसी कमेटी में रखा जा रहा है या फिर उनसे ना ऐसी साइन ली गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि राघव चड्ढा जी ने जब जैसे कि दूसरे एमपी के प्रिविलेजेस छीने हैं और उन्हें बिना बताए उनका नाम प्रपोज किया है, इसी के लिए उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर भी दिया गया इसी चीज़ को लेकर। जबकि उन्होंने का कहना यह था कि उन्होंने तो बस नाम प्रपोज किया, उसमें किसी भी साइन की ज़रूरत नहीं होती, और साथ ही साथ वो प्रपोजल जो पेश दिया था उसमें प्रपोजल में साइन की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, एक और दोगलेपन के बारे में, मतलब उनकी एमपी प्रज्ञा ठाकुर जो आज भी करंटली सेफली एमपी है, जबकि शी वॉज अक्यूज इन 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स दैट हर मोटरसाइकिल वॉज यूज्ड इन दैट बॉम्ब ब्लास्ट। उनको इससे अक्यूज़ किया गया है, फिर बच निकली थी ये इसमें से भी। फिर साथ ही साथ इनके थोड़े से और कांड बताओ तो स्वामी असीमानंद है, उनके कैमरा कन्फेशंस में उन्होंने ये कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर की कॉन्स्पिरेटर्स में थी जिन्होंने 2008 की मालेगांव बॉम्बिंग, अजमेर दरगाह एंड समझौता एक्सप्रेस जिसके टेरर ब्लास्ट करवाए थे। साथ ही साथ इस मालेगांव ब्लास्ट पे उन पे 4000 पेज की एक चार्जशीट बनी थी ऑन 19 जनवरी 2009। और काफ़ी चीज़ें और भी है, जैसे कि हाउएवर द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट वर ड्रॉप्ड बाय from Thakur in July 2009 because Thakur was not proven to be a member to organize this। फिर जबकि इनकी एक मोटरसाइकिल वहाँ मिली थी, फिर भी इनको सेफली उस केस से निकाल दिया गया था। उन्होंने काफ़ी सारे भारी स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, जैसे कि उन्होंने एक बार नथुराम गोडसे को ये कहा था कि ये वो सच्चे देशभक्त थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो दरगाह तोड़ी गई थी उसमें उन्होंने ही जाके एक पिलर गिराया था। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे भी स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें ओपन वायलेंस की पूरी दर्शा रही है वो, कि सबको अपने घर में चाकू रख लेने चाहिए ताकि वो पुलिस पे भरोसा ना करें लोग और खुद ही मार काट करें। अब यही वो बीजेपी है जो एक टाइम पे बात किया करती थी कि अब अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन हैं इनके कि एमपीज़ और एमएलए वो बन रहे हैं जो टेररिस्ट है और जो सारे के सारे गुंडे हैं और जो सारे के सारे अपने बस पॉलिटिकल और पब्लिक के बीच इन्फ्लुएंस के कारण चल रहे हैं, ना कि उनकी ईमानदारी और उनके काम के लिए। अब यहाँ मैंने आपको 2 एमपीज़ जो कि अपोजिशन पार्टी से थे, जो कि 2 बिल्कुल ही अलग पार्टी से, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा और राहुल गांधी कांग्रेस से, दोनों के बारे में बताया कि उन्हें कैसे निकाला गया एक छोटी सी उनकी गलती पे, या फिर कहूँगा एक छोटे से केस पे, जिसमें से राघव चड्ढा पे ये नोशन पास करवाया गया था अमित शाह के द्वारा कि उन्होंने एक फर्जी साइन की है, पर जो कि उन्होंने दिखाया नहीं ऑन पेपर पार्लियामेंट में कि ऐसी कोई साइन वाला पेपर था कि नहीं। पर और दूसरा प्रूव होता है राहुल गांधी जी पे कि जिनकी एक स्टेटमेंट को अलग तरीके से दिखा के 1 साल पहले इलेक्शन के उन्हें 7 साल के लिए बैन कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें हटा दिया गया पार्लियामेंट से। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट के बाद फिर मैंने बीजेपी के लीडर्स दिखाए जिन्होंने मान रखा है कि उन्होंने मर्डर, जिन पे टेररिज्म के एक्टिविटीज़ के चार्जेस है, दोनों ही एमपीज़ पे, फिर भी आज वो सेफली एमपी के पोस्ट पर बैठे हुए और उन्हें पार्लियामेंट कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, ना पार्लियामेंट उन्हें निकाल रही है। जबकि उन्होंने तो मान रखा है कि वो मर्डर करके बैठे, जबकि उन्होंने टेररिज्म एक्टिविटीज़ के टेररिस्ट बैठ रखे एमपीज़ की पोजीशन पे। अब ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मस्त क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूँगा, जो प्रज्ञा ठाकुर के ही एक रिस्पॉन्स पे रिप्लाई होगा मेरा, जो कि ये था कि उन्होंने एक बार बोला था 3-4 साल पहले कि उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, उसके ढांचे तोड़े थे और फिर वो वापस वहाँ पे राम मंदिर बनाने भी जाएंगे। उन्हें अब उन्हीं की भाषा हिंदू धर्म से जवाब देता हूँ मैं। इसमें प्रज्ञा जी को ये रिप्लाई देना चाहूँगा गीता की ही एक श्लोक से कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई इतना हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है, उसके लिए किसी की जगह मंदिर की जगह मस्जिद तोड़ने को भी तैयार है, तो उसने गीता तो पढ़ी ही होगी। और ये गीता के श्लोक से उनको जवाब दे देता हूँ मैं।
ये यथा मा प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अब ये श्लोक मुझे भी नहीं आता था, मुझे बस इतना पता था, विश्वास था कि गीता में ये सारे ही सवालों का जवाब लिखा था, तो आपके भी मतलब का जवाब मैं लेके आया हूँ आप ही की भाषा में आपको रिप्लाई देने के लिए। इसका सीधा सा मतलब समझाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी भी मार्ग से किसी भी भगवान को चुन के पूछता है, वो आखिर में उसी भगवान को पूछता है जिसके ऑल माइटी पावर जिसे हम कहते हैं। यानी कि कोई किसी भी मार्ग को चुन रहा हो, या हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या मुस्लिम हो, तो अगर आप इसका पूरक मतलब ये भी होता है कि किसी भी मार्ग को अपमान करते हो या किसी भी मस्जिद के ढांचे को तोड़ते हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस भगवान राम को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हो। अगर आप उस मार्ग से पूछ रहे हो और किसी और के मार्ग को तोड़ रहे हो, एक बार को मान ले कि वो इलीगल था पर तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप उसी का अपमान भी कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जिसमें कुछ नेता जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह और प्रज्ञा ठाकुर जैसे जो अपने हिंदू धर्म के प्रोटेक्टर्स के रूप में खुद को दिखाते हैं, एक अपनी फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, जो कि सचमुच में देखा जाए तो मर्डरर है और सोसाइटी को सबसे बड़ा कलंक है ऐसे लोग जो अपने आप को प्रोटेक्टर और फिर भी एमपी बने घूमते हैं, जबकि वो खुद एडमिट करते हैं और कि उन्होंने मर्डर किया और फिर भी उन्हें अपनी एमपी की पोस्ट से नहीं निकाला जाता। और कुछ एमपीज़ जैसे कि राहुल गांधी और राघव चड्ढा, मैं नहीं कहूँगा कि उनमें बुराइयाँ नहीं है, पर वो सवाल उठाते हैं तभी उन्हें निकाल दिया जाता है। उन्हें सबका सवाल भी नहीं खत्म होता और उन्हें पहले ही निकाल दिया जाता है पार्लियामेंट से। और मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो वायरल होता है या पब्लिक में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो ये सवाल जो उन्हें है सरकार को कि अपोजिशन को सवाल क्यों नहीं पूछने दिए जा रहे हैं और उन्हें इंटेंशनली क्यों बाहर निकाला जा रहा है, वो भी उन तक पहुँचे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।